हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछला लेक्चर में रेफ्रिजरेटर का देख चुके थे, उसका कोफिशिएंट परफॉर्मेंस निकाल चुके थे और ये भी देख चुके थे कि रूम गर्म क्यों रहता है जब रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रहता है। और आज हम लोग थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर देखने जा रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर को दिया कौन? तो ये टेम्परेचर स्केल को दिया लॉर्ड केल्विन ने। ये कार्नोट हीट इंजन का एफिशिएंसी, कार्नोट हीट इंजन में हम लोग देखे थे कि वो जो डिपेंड करता है सो टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक पर डिपेंड करता है। वो इस पर नहीं डिपेंड करता है कि उसका वर्किंग सबस्टांस क्या है। उसी तरह जो लॉर्ड केल्विन था वो दिया इसको और ये बोला कि जो टेम्परेचर स्केल है वो किसी सबस्टांस का प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले उसी जब कार्नोट हीट इंजन का ही जब सपोर्ट लिया था, जब उसका हिंट लिया था, तो सबसे पहले हम लोग कार्नोट हीट इंजन का क्या देखे हैं थे एफिशिएंसी। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होता है, इट्टा इज इक्वल टू 1 - Q2/Q1, जहाँ Q2 क्या है, हीट जो रिजेक्टेड करता है, मतलब हीट जो दे रहा है कितना टेम्परेचर में, तो θ2 टेम्परेचर में। और Q1 क्या है, हीट एब्जर्व जो कर रहा है कितना टेम्परेचर में, तो θ1 टेम्परेचर में। अब यहाँ हम लोग θ1 और θ2 लिए और θ1 और θ2 है, से क्या है, तो ये टेम्परेचर है कोई भी चीज़ का जो आर्बिट्री स्केल को नापता है। आर्बिट्री स्केल का टेम्परेचर है, सिंपल सी बात है। आर्बिट्री स्केल को जो मापता है उसका टेम्परेचर है। अब जब हम लोग जानते थे कि इफिशियंसी का फार्मूला एक 1 - T2/T1 भी होता था। जब T2 - T1 कब होता था, जब T2 और T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक था। लेकिन यहाँ हम लोग का जो टेम्परेचर है वो θ2 और θ1 है, जो आर्बिट्री स्केल के लिए। तो अगर कोई भी चीज़ अगर होता है, देखिए अगर y बराबर मान के चलिए कि x² + 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं कि जो y है सो फंक्शन ऑफ किसका, x का लिख सकते हैं। तो x का फंक्शन क्या है, इसका कि यहाँ x वाला टर्म है। उसी तरह वहाँ मेरा θ2 और θ1 होगा, क्या है कि मान के चलिए कि इफिशियंसी है 1 - अगर θ2/θ1 लेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन ऑफ θ2 और θ1 का होगा। वही लिखें कि इफिशियंसी जो है सो फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2 का होगा। अब ये भी इफिशियंसी, ये भी इफिशियंसी, तो दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर के कहने का मतलब क्या होगा, 1 - Q2/Q1 जो होगा वही उसी के बराबर क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ θ1 θ2। और जब हम 1 को इधर ले जाएंगे, Q2/Q1 को इधर ले जाएंगे और F θ1 θ2 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 - F θ1 θ2। ये हो जाएगा। आने के इसको जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1/Q2 कर देंगे, तो जब इधर पलटें तो इधर भी पलटना पड़ेगा, यानी इधर हो जाएगा 1 - F θ1 θ2। अब इसी को हम लोग मान लिए कि फंक्शन है बड़ा θ1 θ2 का, बड़ा F θ1 θ2 का, जहाँ F θ1 θ2 बराबर 1/1 - F θ1 θ2। अब हम लोग ये देख चुके। अब इसी तरह अगर θ2 एंड θ3 के बीच कोई भी रिवर्सिबल इंजन अगर काम करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ था θ2 और θ1 यानी θ1 θ2। अगर हम लोग θ2 और θ3 रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो Q2 सिमिलरली उसी तरह अगर Q2/Q3 हो जाएगा, यानी Q2/Q3 कब किसके फंक्शन आ जाएगा, θ2 और θ3 के फंक्शन आ जाएगा। उसी तरह अगर लेंगे हम आगे, यहाँ लिए थे हम क्या, θ1 और θ2 पर Q2 और Q1, और अगर हम अगला प्रोसेस में अगर Q3 और Q2 लेंगे तो Q3 θ3 के फंक्शन में रहेगा और Q2 θ2 के। तो जब इसी तरह निकालेंगे
तो थीटा Q2/Q3 क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ θ2 एंड θ3। अब इसको और इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1/Q2 इंटू Q2/Q3 इज इक्वल टू F θ1 θ2 इंटू F θ2 θ3। अब यहाँ Q2 से Q2 कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या, Q1/Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F θ1 θ2 इंटू F θ2 θ3। अब यहाँ देखिए कि इधर 1 और 3 है, और इधर जो बच गया मेरा 1 2 3 तीनों बच गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब, अच्छा इधर अभी और हल्का देख लेते हैं। अभी रुकिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए कि इक्वेशन, सबसे पहले रुकिए, इक्वेशन हमको मानना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा सबसे पहले इक्वेशन का, कि पहले यहाँ माने। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, अगर 2 और 3 के बीच टेम्परेचर, 2 और 3 के बीच अगर टेम्परेचर रहा θ2 और θ3, तो ये हो गया। अगर हम लोग θ1 और θ3 के बीच भी टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर θ1 और θ3 के बीच लेंगे तो हीट क्या हो जाएगा, Q1/Q3। ये किसका फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ3, इक्वेशन 4। अब 3 और 4 से देखिए कि LHS सेम है, तो RHS क्या आ जाएगा, बराबर, यानी F θ1 θ3 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ θ1 θ2 इंटू फंक्शन ऑफ θ2 θ3, ये आ जाएगा। अब इधर देखिए कि इधर भी θ1 और θ3 है, जबकि इधर θ2 और θ2 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइड फंक्शन एक ही रहना चाहिए, तभी इक्वल होगा। मान के चलिए y बराबर x अगर बोल देंगे तो बराबर होगा y बराबर x, कभी y और x नहीं होगा बराबर। 1 बराबर 2 हो सकता है, नहीं हो सकता। उसी तरह का अगर इधर जिस फंक्शन का उसी फंक्शन का इधर रहना चाहिए, तब बराबर हो सकता है। तो उसी तरीक़ा से लाने के लिए हमको ये तो आ गया कुछ और, तो इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 4 है। अब इसमें हमको देखें कि इसमें θ2 इधर प्रेजेंट नहीं है, जबकि इधर θ2 भी है। θ2 इधर भी रहना चाहिए, अगर θ2 रहता तो काम बन सकता था। अगर θ2 नहीं है तो हम इसको रहना चाहिए क्या, इधर θ2 नहीं रहना चाहिए। तो θ2 नहीं रहना चाहिए, तो सोचिए अगर F θ1 θ2 को अगर हम कोई फंक्शन दूसरा ले लेते हैं θ1/θ2, जिसमें बॉटम में फंक्शन होगा, और F θ2 इस प्रकार क्या हो जाएगा, 5θ2/5 θ3। तो यहाँ θ2 कट जाएगा, मतलब θ1 और θ3 का फंक्शन इधर भी आ जाएगा। तो इधर के तो इस साइड भी करना पड़ेगा, यानी 5θ1/5 θ3, और इधर θ2 कट गया, तो बच गया क्या, 5θ1/5 θ3। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो गया LHS RHS, इसका मतलब हो गया कि जो F θ1 θ2 हम लोग माने हैं, जो F θ1 और θ2 माने हैं, उस ये नहीं मान के हम लोग को मानना था 5θ1/5 θ2। अब इसी तरह हम लोग यहाँ Q1/Q2 निकला था क्या, F θ1 θ2, तो इसका बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा 5θ1/5 θ2, और F θ2 θ3 के बराबर क्या आ जाएगा, 5θ2/5 θ3। ये आ जाएगा।
उसी तरह यहाँ आ जाएगा फाइव थीटा 1 बाय फाइव थीटा 3, ये आ जाएगा हम लोग का। अब यहाँ से अगर हम फाइव थीटा को यहाँ ये आ जाएगा, मान के चलिए सिर्फ ये ले रहे हैं, तो Q1 बाय Q2 क्या आ गया, Q1 बाय Q2 फाइव थीटा 1 बाय फाइव थीटा 2, ये आ गया। देखिए यहाँ से अगर जब ये आ गया तो हम लोग मान लेते हैं कि फाइव थीटा 1 को टाव मान लेते हैं, फाइव थीटा को जनरलाइज करके फाइव थीटा का अगर टाव ले लिए तो क्या हो जाएगा, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू टाव 1 बाय टाव 2। और जो ये इक्वेशन आया फाइनली यही मेरा रिजल्ट आया, यही डिफाइन किया था केल्विन जो, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया कि अब ये क्या है, तो द टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल का टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिकल स्केल का टेम्परेचर टाइप 1 और टाइप 2 है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले केल्विन दिया था, इसलिए इसको हम लोग केल्विन एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल का रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हीट जो एब्जर्व किया और रिजेक्टेड किया उसके रेशियो के बराबर। जो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन में जो हीट एब्जर्व किया था और जो रिजेक्टेड किया था उसका रेशियो इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल। मैन यहाँ आ गया। अब इसके साथ आप पूछ भी देता है कि जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल क्या होता है, तो आगे हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल। थर्मोडायनेमिकल स्केल, तो इसको जानने के लिए हम लोग पहले क्या जानना पड़ेगा, तो पहले एफिशिएंसी क्या होता था, कार्नोट रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी होता था 1 माइनस Q2 बाय Q1। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ क्या था, अब जो रिलेशन आया था क्या था, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू टाउ 1 बाय टाउ 2। अगर इसी को अगर हम बदल दें तो Q2 बाई Q1 बराबर टाउ 2 बाई टाउ 1 भी लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू टाउ 2 बाई टाउ 1। इसको अगर हम इफ़िशियंसी में पुट कर देंगे तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बाई टाउ 2 बाई टाउ 1। इसका मतलब क्या हो गया, अगर टाउ 2 जीरो हो गया, मान के चलिए टाउ 2 अगर जीरो हो गया तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी 1 हो जाएगा। और इस केस में Q2 क्या हो जाएगा, Q1 इधर जाएगा, टाउ 2 जीरो हो गया तो Q2 भी जीरो हो जाएगा। इन दिस केस इसमें Q2 भी जीरो हो जाएगा। इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष निकला कि जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल जो है सो टेम्परेचर ऑफ सिंक पर टेम्परेचर ऑफ जो सिंक है वो कार्नोट रिवर्सिबल इंजन में वो हीट को जो रिजेक्ट करता था सिंक में वो नहीं करेगा। लास्ट में मेरा यही निकला। अब इसके आगे हम लोग का था, इसके आगे है रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिकल स्केल एंड परफेक्ट गैस स्केल। तो इसका आगे हम लोग पहले यहाँ से हम लोग नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो नोट्स में हम लोग एक बार देख लेते हैं का हो। आप लोग नोट्स बनाइएगा इसलिए नोट्स दिखा रहे हैं, वरना नोट्स हम अपना नहीं दिखाते हैं किसी को। जैसे मैं कि थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, ए टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर। यानी कि वैसा टेम्परेचर स्केल जो इंडिपेंडेंट रहता है
independent of the properties of any substance is called thermodynamical scale of temperature. अब हम लोग जानते हैं कि we know the efficiency of Carnot reversible engine is independent of working substance and depends only the temperature of source and sink. हम लोग जान चुके हैं कि ये होता है, पहले भी हम लोग कार्नोट इंजन में पढ़ चुके हैं. टेकिंग दिस हिंट, इस हिंट को टेक करके लॉर्ड केल्विन डिफाइंड ये टेम्परेचर स्केल को डिफाइंड किया, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस. दिस स्केल इज नोन एज केल्विन एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर. अब वी नो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय eta is equal to 1 minus q2 by q1, where q2 heat rejected at temperature theta 2, q1 heat absorbed at temperature theta 1, where theta 2 and theta 1 are temperature measured on any arbitrary scale. अभी सब बता चुके हैं हम एक बारीकी से. अब since the efficiency of Carnot's engine depends on the theta 1 and theta 2 only, therefore eta is equal to function of theta 1 theta 2. From 1 into 1 minus q2 by q1 is equal to function of theta 1 theta 2. मतलब कि q2 by q1 is equal to 1 को इधर ले आएंगे, q2 को इधर पलट के ही आ जाएगा. अब इसको जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा. इसको मान लिया कि f थीटा 1 थीटा 2 है, यानी q1 by q2 is equal to f थीटा 1 थीटा 2, जहाँ f थीटा 1 थीटा 2 1 by 1 minus f थीटा 1 थीटा 2. Similarly, if the reversible engine working between the temperature theta 2 and theta 3, we get, अगर theta 2 theta 3 q2 by q3 f theta 2 theta 3 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो q1 q3 इज इक्वल टू f थीटा 1 थीटा 2 इंटू f थीटा 2 थीटा 3. अब आगे, now if reversible engine is working between the temperature theta 1 and theta 3, we get theta 1 theta 3 में तो q1 by q3 f theta 1 theta 3. अब दोनों देखेंगे तो दोनों अभी देखें कि दोनों बराबर हो गए. अब फ्रॉम इक्वेशन 7 जो है इट इज़ क्लियर करता है कि थीटा 2 जो है इज नॉट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में थीटा 2 प्रेजेंट नहीं है, बट प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है. देयर फॉर द फॉर्म ऑफ फंक्शन एफ थीटा 1 थीटा 2 मस्ट बी गिवन बाय, इसको होना चाहिए फाइव थीटा 1 बाय फाइव थीटा 2, वेयर फाइव अनदर फंक्शन ऑफ थीटा एंड एफ थीटा 2 थीटा 3. इतना मल्टीप्लाइंग वी गेट, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो गेट होगा एफ थीटा 1 थीटा 3 विच इक्वेशन 3. जो मेरा अब इक्वेशन 3 से हम लोग देखें कि q1 बाई q2 हो जाएगा क्या, फाइव थीटा 1 फाइव थीटा 2. अभी हम लोग देखें, अभी हम लोग सब देख चुके हैं पीछे. अब फाइव थीटा इज इक्वल टू टाउ, इसको मान लिया टाउ द टेम्परेचर ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल. अब q1 by q2 is equal to tau 1 by tau 2. This equation defines the Kelvin absolute thermodynamical scale of temperature. From equation 8 we conclude that the ratio of any two temperature measured on absolute scale is equal to the ratio of quantities of heat absorbed and rejected by Carnot's reversible engine working between these temperatures. अब जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय, इफिशिएंसी का आता है एटा इज इक्वल टू 1 माइनस q2 बाई q1 ऑन थर्मोडायनेमिकल स्केल, यानी q2 बाई q1 इज इक्वल टू टाउ 2 बाई टाउ 1. हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिकल स्केल में, मतलब इटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टाउ 2 बाई टाउ 1. इसको वैल्यू पुट कर दिए तो अगर टाउ 2 जीरो हो गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 होगा. इससे अगर टाउ 2 जीरो हो गया तो एफिशिएंसी 1, और जब एफिशिएंसी 1 होगा तो q2 जीरो हो जाएगा. मतलब कि यहाँ देखिए लिखा है इन दिस केस q2 जीरो, यानी द जीरो ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक एट विच द रिवर्सिबल हीट इंजन रिजेक्ट नो हीट टू इट. हम लोग देखें, अब आगे हम लोग को रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिकल स्केल एंड परफेक्ट गैस स्केल में देखना है. अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिकल स्केल एंड परफेक्ट गैस स्केल. तो थर्मोडायनेमिकल स्केल्स का हम लोग इफिशियंसी निकाल चुके हैं, क्या होता है 1 माइनस टाउ 2 बाई टाउ 1. अब यहाँ से अगर देखिए कि अगर टाउ 2 हम जीरो ले लेंगे, यानी इफिशियंसी 100% कब होगा, जब टाउ 2 जीरो होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाउ 2 को हम जीरो से कम लेंगे, मतलब नेगेटिव लेंगे,
तो इफ़िशियंसी क्या आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इफ़िशियंसी क्या आएगा 100% से ज़्यादा, जो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और उसी तरीक़ा से हम लोग परफेक्ट गैस स्केल का इफ़िशियंसी क्या देखे थे, 1 - T2/T1 होता है। अगर इसमें भी हम इफ़िशियंसी 1 ले लेंगे, कब, जब T2 0 होगा, तो इसमें भी T2 0 होगा, मतलब T2 नेगेटिव नहीं ले सकते हैं, अगर नेगेटिव लेंगे तो जो इफ़िशियंसी है सो 100% से ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोनों एक ही थिंग दे रहा है, कोई इसमें अंतर ही नहीं है, जब दोनों एक ही थिंग दे रहा है तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, मतलब 1 - T2/T1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1, मतलब जो दोनों का सेम वैल्यू देता है दोनों इफ़िशियंसी, कोई दिक्कत नहीं, 1 कट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब T2/T1 जो होगा वो T2/T1 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जो रेशियो ऑफ टू टेम्परेचर जो होता है परफेक्ट गैस स्केल में, वही रेशियो होता है थर्मोडायनेमिकल स्केल में, दो टेम्परेचर का थर्मोडायनेमिकल स्केल में। अब इसके आगे हम लोग को साइज ऑफ डिग्री ऑन थर्मोडायनेमिकल स्केल देखना है, जो डिग्री का साइज होता है वो कितना होता है थर्मोडायनेमिकल स्केल में। उसके बाद ये मेरा ख़त्म हो जाएगा, लास्ट टॉपिक है साइज ऑफ डिग्री ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल। तो इसके पहले इसको हम दिखा देते हैं कि नोट्स किस तरह बनाइएगा, पूछेगा तो किस तरह लिखिएगा। तो देखिए, वी नो द थर्मोडायनेमिकल स्केल द एफिशिएंसीज गिवन में हम लोग बताएं कि एफिशिएंसी 1 - T2/T1 होता है। अगर एफिशिएंसी 1 हो जाएगा तो T2 क्या लेना पड़ेगा, अगर एफिशिएंसी 1 हो जाएगा T2 0 लेना पड़ेगा, T2 0 होगा तो ये पूरा काउंटर 0, तो एफिशिएंसी 1। यह टेम्परेचर लेस देन, अगर लेस देन लेंगे T2 = 0 से, तो इज़ नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। कहाँ पॉसिबल नहीं, बिकॉज इन दिस केस द एफिशिएंसी विल बी मोर देन 1, क्या कि इस केस में एफिशिएंसी मोर देन 1 हो जाएगा। अभी बताएं कि कहाँ होता है, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वन द परफेक्ट गैस स्केल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, यानी जो परफेक्ट गैस स्केल में है उसका एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - T2/T1। अब यहाँ भी अगर T2 0 ले लेंगे तो एफिशिएंसी 1 होगा। देयरफॉर टेम्परेचर लोअर देन T2 = 0, अगर T2 से अगर लोअर होगा तो इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि इन दिस केस, इस केस में थर्मल एनर्जी जो है विल बी नेगेटिव, थर्मल एनर्जी जो है नेगेटिव हो जाएगा, एंड एफिशिएंसी विल बी मोर देन 1, और एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। Thus the zero of the perfect gas scale and thermodynamical scale have the same value, इस तरह का इस सेम वैल्यू देता है। Since the efficiency in both cases are same value, अगर दोनों का एफिशिएंसी भी सेम देगा, मतलब एफिशिएंसी बराबर 1 - T2/T1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1, मतलब कि T2/T1 इज इक्वल टू T2/T1। अब ये क्या दिखाता है कि यह दिखाता है दिस शोज दैट द रेशियो ऑफ टू टेम्परेचर ऑन द परफेक्ट गैस स्केल एंड थर्मोडायनेमिकल स्केल आर इक्वल, जो परफेक्ट गैस स्केल और थर्मोडायनेमिकल स्केल का जो टेम्परेचर का रेशियो है वो बराबर रहता है। अब आगे हम लोग का देखना है साइज ऑफ डिग्री ऑन थर्मोडायनेमिकल स्केल। अब हम लोग देखेंगे कि साइज ऑफ डिग्री ऑन थर्मोडायनेमिकल स्केल, तो हम लोग देखते हैं कि जो सेल्सियस डिग्री स्केल होता है, फ़ॉरेनहाइट डिग्री स्केल होता है, और रीमर, रैंकिंग, इस तरह बहुत स्केल होता है। उसमें जो सेल्सियस डिग्री स्केल जो होता है तो उसमें कितना पार्ट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जो बीच में कितना डिग्री पार्ट रहता है, तो 100 पार्ट्स रहता है पूरा। उसी तरीक़ा से फ़ॉरेनहाइट का लोअर कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, और हायर कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस, 180 नहीं होता है, 212 डिग्री होता है, 212 डिग्री, दोनों के बीच 180 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसी तरह अगर हम लोग मान लेते हैं कि अब यहाँ जो स्केल ऑफ डिग्री ऑफ थर्मोडायनेमिकल स्केल का जो डिग्री निकालना है उसको कैसे निकालेंगे,
तो साइज ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है, इसका साइज ऑफ डिग्री क्या है, तो साइज ऑफ डिग्री मतलब जो एक डिग्री जो आगे बढ़ता है उसी कहते हैं 1 डिग्री। तो मान लेते हैं कि कार्नोट साइकिल का हम लोग को यहाँ डिग्री निकालना है, तो एक कार्नोट साइकिल ले लेते हैं। तो कार्नोट साइकिल हम बता चुके हैं कि पीवी डायग्राम में कैसे शो करते हैं, पीवी डायग्राम। और कार्नोट साइकिल एक आइसोथर्मल के लिए होता है, फिर एडियाबैटिक के लिए होता है, फिर आइसोथर्मल के लिए होता है, फिर एडियाबैटिक के लिए होता है। मान लिए ये पूरा हॉरिजॉन्टल लेवल का कर्व होगा, मतलब मान लेते हैं कि ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब ऊपर वाला क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। और मान लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है किसका, आइस का। अब इसका हमको स्केल निकालना है, इसी को थर्मोडायनेमिकल स्केल कहते हैं, और इसका डिग्री निकालना है। तो अगर इसको हम 100 पार्ट्स में तोड़ दें, अगर 100 पार्ट्स में इसको तोड़ दें तो इसको पैरेलल तोड़ेंगे 100 पार्ट्स में। मान लेते हैं कि ए बी और सी डी के पैरेलल हम 100 पार्ट्स तोड़ रहे हैं। 100 पार्ट्स कर नहीं सकते हैं, लेकिन मान लेंगे कि 100 पार्ट्स में हम लोग इसको तोड़ दिए। तो जब 100 पार्ट्स में इसको तोड़ेंगे तो जो इसका एरिया होगा वो क्या देगा, इसको वर्क डन देगा। और मान लेते हैं कि मान लिया कि एरिया को हम लोग भागा कर दिए, डिवाइड कर दिए 100 पार्ट्स में। तो एक पार्ट जो होगा क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिग्री। जो 1 पार्ट रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा, 1 डिग्री। मतलब जो हम कह सकते हैं कि इसको डिफाइन कर सकते हैं हम कि जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, जो इसमें डिफरेंस टेम्परेचर का हुआ τ2 माइनस τ1, वो कितना हो गया, τ1 माइनस τ2, क्योंकि ऊपर वाला τ1 हो गया, नीचे वाला τ2 हो गया। और इसका डिफरेंस जब किए 100 पार्ट्स में भाग दिए, मतलब इसका जो दोनों का डिफरेंस हुआ τ1 ऊपर है τ2 नीचे, और दोनों के बीच 100 टुकड़ा में बांट दिए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100। यानी जब दोनों का डिफरेंस होगा तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या जानते थे, 1 माइनस τ2 बाई τ1 इज इक्वल टू, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस τ2 बाई τ1, और इसका 100 हो गया, यानी 100 बाई τ1। और परफेक्ट गैस स्केल में क्या जानते थे, परफेक्ट गैस स्केल में 1 माइनस T2 बाई T1 होता है, यानी कि T1 माइनस T2 बाई T1। और ये भी 100 हो गया, T2 बाई T1 भी बाई T1। इसके मतलब क्या हुआ कि जो इफिशियंसी से इक्वल है, मतलब 100 बाई τ2 जो है, सॉरी τ1 होगा नहीं यार, किसी τ2 लिख दिए, τ1 जो होगा वही 100 बाई T1 होगा। यानी जो डिग्री ऑफ स्केल होता है वो क्या होता है कि 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा, बस सही है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं नोट्स में। जैसे हम देखिए यहाँ मान लिए कि ये कार्नोट साइकिल है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए पहले कि कंसीडर ए कार्नोट रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के टेम्परेचर में और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर में, ये दोनों ले लिए। और द कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय ABCD। द कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंटेड कर रहा है ABCD। अभी देखें ना हम लोग आए भी यार, तो भी का मजा करते मजे। जैसे हम देखें ABCD के बीच वर्क डन हुआ, यानी कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड बाय ABCD एंड वर्क डन इज गिवन इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD। इसका एरिया जो होगा वही वर्क डन कहलाएगा, क्योंकि हम लोग बता चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है, एरिया ऑफ PDV, ये बता चुके हैं हम लोग। यानी वर्क डन जो होता है इसे एरिया देता है। अब लेट दिस एरिया इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, यानी जो इस एरिया को अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, आइसोथर्मल ड्रोन पैरेलल टू AB एंड CD। ये आइसोथर्मल है, इसका पैरेलल ड्रोन कर दिए, अभी बताएं 100 पार्ट्स में। अब देन द एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो 100 पार्ट्स में डिवाइड किए, उसका एरिया जो हर एक पार्ट का होगा वो 1 डिग्री होगा थर्मोडायनेमिकल स्केल में। यहाँ तक ही मैन है, लेकिन इस 4 नंबर में आता है तो इसको लॉन्ग करने के लिए और लंबा कर दिया, इसलिए बोलेंगे हैंस ये थर्मोडायनेमिकल डिग्री इज डिफाइंड एज द, थर्मोडायनेमिकल डिग्री जो है
वो डिफाइन करते हैं किसे, कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन विच ये कार्नोट इंजन शुड बी वर्क, मतलब जो काम किया उसको डिफाइन करते हैं। वैसे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द कार्नोट इंजन में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है वो वर्क टू गेट एनर्जी, तो उसका जो एनर्जी है वो गेट होगा किस में, वो इक्वल टू हो जाएगा 1/100 ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कार्नोट इंजन। जो कार्नोट इंजन से मान के चलिए कि वन एनर्जी हम एब्जॉर्ब किए, तो जो उसका वर्क किया और जो उसमें एनर्जी ऑब्टेन किया तो 1/100 टाइम्स होगा ईच पार्ट के लिए, वही लिखा 1/100 ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वन थर्मोडाइनमिकल स्केल। अब फॉर सेम डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा τ1 - τ200, देन इफिशियंसी हो जाएगा 1 - τ2/τ1 इज इक्वल टू τ1 - τ2/τ1, देयरफॉर इफिशियंसी हो जाएगा 100/τ1। अब ऑन परफेक्ट गैस स्केल के लिए इट्टा क्या हो जाएगा 1 - T2/T1, मतलब T1 - T2/T1, इसके मतलब हो जाएगा 100/T1। अब सिंस द एफिशिएंसी आर सेम, एफिशिएंसी सेम है, देयरफॉर 100/T1 इज इक्वल टू 100/T1 T1। अब दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज द सेम वेदर इज द मेजर्ड ऑन परफेक्ट गैस स्केल और थर्मोडाइनमिकल स्केल। इसके मतलब क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो सेम होगा, कब, जब मेजर अगर करेंगे परफेक्ट गैस स्केल में या तो थर्मोडाइनमिकल स्केल में मेजर करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो सेम होगा। तो हम लोग इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हम लोग कवर कर चुके हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर VVU में आने का बहुत उम्मीद है इस क्वेश्चन का, या तो ये आएगा या तो कार्नोट इंजन आएगा। अगर हम बढ़िया समझा पा रहे होंगे तो प्लीज़ हम मेरे लिए नहीं तो आप लोग को ऐसा ही वीडियो मिलते रहेगा, इसलिए आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे अगला वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।